प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका फिर से स्वागत। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 14वां पाठ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पर्यायवाची शब्द, जैसा कि आपको पता है कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो इसका क्या उपयोग है? ये असल में हमारा जो शब्द ज्ञान का जो भंडार है उसको बढ़ाते हैं और इससे हम अर्थ को समझने में हमें आसानी भी होती है। जैसे आँख की बात करें, आँख को नेत्र भी कहते हैं। नेत्र चिकित्सक आपने सुना होगा, आई स्पेशलिस्ट या आँखों का डॉक्टर भी हम लोग बोलते हैं। तो नेत्र, आँख, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब हम कहेंगे आँखों के ही पर्यायवाची हैं। इनका अर्थ आँख से ही संबंधित है, आँख ही है। इनका अर्थ क्या है? आँख ही है। तो परिभाषा पे आ जाते हैं। जब हम परिभाषा की बात करते हैं, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची कहा जाता है। तो हम पहले परिभाषा ही देख लेते हैं। परिभाषा किसकी लिखेंगे? समानार्थी पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। परिभाषा तो परिभाषा की बात करते हैं, समान अर्थ का बोध कराने, समान अर्थ का बोध कराने, बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची। पाठ का नाम पर्यायवाची, हम पर्यायवाची ही पहले लिखते हैं। कहा जाता है, कहा जाता है। उदाहरण, जैसे अभी हमने आज किया था आंख। आंख शब्द के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, लोचन, आदि। तो कभी कभी कुछ शब्दों के तो 10-15 पर्यायवाची भी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ शब्दों के 10-15 पर्यायवाची भी होते हैं। तो इसमें मैंने आधे ही लगाया है। हमें कम से कम 2 या 3 तो जरूर याद रखने। हमारी कक्षा में हमें कम से कम 2 या 3 पर्यायवाची याद रखने हैं। तो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। उदाहरण, आँख शब्द के पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, लोचन आदि। अब आगे चलते हैं। तो इसका मैंने बोला, इसका उपयोगिता क्या है? अरे, ये कवियों को, लेखकों को
उनके लेख में काफ़ी मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का के शब्दों का जो ज्ञान का भंडार जो है, शब्द भंडार अधिक होगा तो उसकी भाषा आकर्षक होगी, रोचक होगी और उसके पास अधिक शब्दों के कारण वह एक अच्छा लेखक, अच्छा कवि बन सकता है। और पढ़ने वाले को भी, अगर एक ही शब्द की हम आँख आँख केवल बोलते जाएंगे तो नीरसता बच जाएगी। अगर हर शब्द का एक ही अर्थ होता तो भाषा नीरस हो जाती। तो ये जो है पर्यायवाची इसी नीरसता को कम करता है। कवियों के पास, लेखकों के पास विकल्प का खजाना रहता है और उनका शब्द जो भंडार है वो बना रहता है। तो बच्चों को भी अभी से अपने शब्द भंडार को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए उनका जो है हमने पर्यायवाची शब्द से उनको बताया कि कैसे एक अर्थ वाले जो है शब्द अलग अलग हो सकते हैं। उनका अर्थ एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। तो हम इस पाठ के जो उदाहरण हैं उनको भी करेंगे और जो तालिका हमारे पास दे रखी है हम उसको याद करेंगे। तो जो तालिका हमें दे रखी है उसको याद करना भी हमारा काम है। तो चलते हैं। सबसे पहले राजा उदाहरण है। राजा को नृप, नृपति, भूपति, नरेश ऐसे ऐसे शब्दों से जाना जाता है। तो कुछ जो नए शब्द हैं, खासकर वो जो जैसे मैंने कहा नरेश, राजा तो सबने सुन रखा है, लेकिन जब नरेश या नृप बोलते हैं या भूपति बोलते हैं या नृपति बोलते हैं तो बच्चे नहीं बजा पाते। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, भूपति का एक पर्यायवाची शब्द लिखो, तो अब बच्चे परेशान हो जाएंगे ये भूपति क्या होता है, भूपति किसका अर्थ था। तो इसीलिए केवल सरल राजा से नरेश, भूपति, नृपति, नृप ये सभी याद नहीं करने, हमें हर शब्द का जो है अर्थ पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में हम सरल शब्द को भी नहीं बता पाए। जैसे आकाश को गगन बोलते हैं, नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, तो ये उनके पर्यायवाची है। आग को ज्वाला, अग्नि, पावक भी कहा जाता है। आग को ज्वाला, अग्नि, पावक और अनल भी कहा जाता है। अनल, अनल, अनल। तो ऐसे चार चार हमें याद हो गए हैं। तो जितना परीक्षा में पूछा जाए, एक और बात होती है, परीक्षा में अगर 2 पूछा जाता है तो आप 2 लिखेंगे, परीक्षा में अगर 1 पर्यायवाची पूछा जाता है तो 1 लिखेंगे। कुछ बच्चे अगर 1 भी पूछा जाता है तो 4 लिख देते हैं और उसमें जो वर्तनी संबंधित जो गलती, स्पेलिंग मिस्टेक की गलती हो जाती है, तो इसका ज़रा ध्यान रखना। जितने पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, अगर 1 पूछता है 1, 2 या 3 पूछने पे 3 ही लिखने हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। कमल, कमल का फूल आपको पता है, कमल को नीरज कहा जाता है, जलज कहा जाता है और वारिज कहा जाता है। पंकज भी कहा जाता है। तो 4 हो गए कमल के फूल के, नीरज, जलज, वारिज, पंकज। पंख मतलब कीचड़ होता है, पंकज कीचड़ में उगता है कमल, तो पंकज कहा जाता है। जलज जल में उगता है, तालाबों में मिलता है, झीलों में मिलता है, इसलिए उसे जलज कहा जाता है। नीरज और वारिज भी कहा जाता है। तो हमें इन्हें याद करना है। और ख़ासकर जो सूची दे रखी है इसमें भी है, और हमारे जो व्याकरण हम कहेंगे, जो हमारे जो खुलते पंख पाठ्य पुस्तक है उसमें भी हमें पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। तो ये मान के मत बैठिएगा कि हमारी जो व्याकरण की पुस्तक में है जो पर्यायवाची शब्द उसमें दिए गए हैं बस उतने ही आएंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे भी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमें उनको भी याद करना है, और जो व्याकरण का है वो तो याद करना ही करना है। पृथ्वी को धरा, भूमि, वसुधा भी कहा जाता है। तो इन सबको याद करते जाते हैं और इनको लिख के भी याद करेंगे हम
बादल को मेघ, जलधर, जलद भी कहा जाता है। पानी को नीर, जल, वारी भी कहा जाता है। गणेश, गजानन, गणपति, विनायक। फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून। पहाड़, पहाड़ को शैल, गिरी, पर्वत। नग, यहाँ तक कि नग भी कहा जाता है, वो दिया नहीं है। तनय, तनय को सुत, अरे पुत्र को सुत कहा जाता है। तनय और बेटा, पुत्री को सुता, तनया और बेटी कहा जाता है। पेड़ को वृक्ष, तरु और विटप कहा जाता है। समुद्र, वारिधि, समुद्र को वारिधि, सागर, जलधि। शेर को सिंह, वनराज, केसरी। रात को निशा, रजनी और रात्रि कहा जाता है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं चांद, शशि, राकेश। नदी को सरिता, तटिनी, तरंगिणी। सूर्य को सूरज, रवि, दिनेश, राकेश, भानु, बहुत से नामों से जाना जाता है। घोड़ा, कुछ शब्द नए आते हैं, जरूरी नहीं कि हमने सारे शब्दों को अभी पढ़ लिया हो, तो इसीलिए आपको इसका अभ्यास करना है। जैसे घोड़े का ही हमें अश्व बच्चों ने सुना होगा, लेकिन है और तुरंग नहीं सुना। घोड़ा तो आम शब्द है, इसे तो बच्चे जानते ही, अश्व भी जानते हैं, लेकिन जो है और तुरंग एकदम नए शब्द हैं, इससे पहले शायद आपने नहीं पढ़ा हो, तो ऐसे शब्दों को भी याद करना पड़े। है, तुरंग, अगर बोल दिया कि तुरंग का एक पर्यायवाची शब्द लिखो, तो बच्चे सोच में पढ़ेंगे तुरंग होता क्या है। अगर घोड़ा का बोल दिया जाए एक पर्यायवाची लिखो तो वो तुरंत लिख देंगे, लेकिन अगर तुरंग का एक पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा तो वे तुरंत नहीं लिख पाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है तुरंग। देवता, देवता को देव, सुर, अमर कहा जाता है, तो उनके पर्यायवाची है देव। देवता का पर्यायवाची क्या है? अमर, सुर, देव। हाथी को गज, द्वीप, हस्ती। अश्व, अश्व घोड़े को कहा जाता है गज, द्वीप, हस्ती। और गज से ही गजानन, अभी हमने गणेश का सुना था, गज से ही बना वो शब्द है। पक्षी को खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं, पखेरु। हाथ को हस्त, कर, पाणी। हिरण को मृग, हरिण और कुरंग कहा जाता है, तो कुरंग शायद नया शब्द होगा। मृग आपने शायद सुना हो, तो कुछ एकदम नए शब्द आएंगे, उनका अभ्यास बहुत ही जरूरी है। जंगल को अरण्य, कानन, वन। जंगल को अरण्य, कानन और वन कहा जाता है। सांप को सर्प, नाग, भुजंग। बंदर को कपि, वानर, हरि। हरि का अर्थ भी बंदर होता है, वानर होता है। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम इन्हें लिखकर याद करेंगे, क्योंकि लिखकर याद क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे लिए अभी नए हैं, इसमें बहुत से शब्द हमने पहली बार सुने हैं। और शब्द कैसे याद होते हैं? जब ये हम उनको पाठ में पढ़ते हैं, और इसीलिए जो पाठ में नए शब्द आते हैं हम उनको लिख करके शब्दार्थ उनको याद करते हैं। तो ये भी एक तरह से शब्दार्थ ही है, इनका अर्थ एक है लेकिन शब्द अलग अलग है, और बिना अर्थ के हमें पर्यायवाची नहीं समझ आएगा। और नए शब्द आए हैं, ये बिना पाठ के आए हैं। जैसे हरि, हरि का अर्थ वानर होता है, बंदर होता है। हम इससे पहले हमें हरि शब्द पता था, लेकिन याद हमने बंदर के अनुसार नहीं किया। तो अब हम लिखते हैं इस पाठ के कुछ पर्यायवाची शब्द जो हैं उनको लिखते हैं।
मैं एक बार फिर से ये दोहरा देना चाहता हूँ कि पर्यायवाची जो शब्द हैं हमारे, वो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, और पाठ्य पुस्तक वाले भी जो है पर्यायवाची, हमें उनको याद करना है। तो केवल इसी पाठ 14वें पाठ के पर्यायवाची याद करने से काम नहीं चलेगा। हमारे पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्नों में भी भाषा से के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं उसमें आपको बहुत से पर्यायवाची शब्द भी मिलेंगे, चाहे वो पाठ के हों या पाठ के बाहर के हों, वे भी हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, हमें उन्हें भी याद करना है व्याकरण पुस्तक के अलावा। तो मैं व्याकरण पुस्तक वाला तो आपको याद करा ही देता हूँ। पहला शब्द है, मैं पहले शब्द लिखूंगा और उसके बाद उनके पर्यायवाची, और पहला जो शब्द लिखा जाएगा वो जान के आसान लिखा जाएगा, ये आपको समझने में परेशानी ना हो। तो शब्द होगा और यहाँ पे पर्यायवाची में लिखूंगा। पहला है शब्द हमारा आंख। पहला मैं जो शब्द लिखूंगा वो आसान लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इसके पर्यायवाची होंगे नयन, फिर होगा नेत्र और लोचन। कम से कम 3 मान के चलेंगे। हमारे सिलेबस में कुछ सब तो मैंने आपको बताया 10-15 भी पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हमें उतने नहीं याद रखना, कम से कम 3 हमारे जो सिलेबस में है वो हर शब्द के 3-3 पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, और इससे अधिक भी याद हो जाते हैं, जैसे मैं बीच में बताता ही रहता हूँ। तो आप उसको याद रखें, वो अगली कक्षा में काम आएगा। हमारा जितना अधिक शब्द भंडार बनेगा वो अच्छा है। इससे हम पढ़ भी आसानी से सकेंगे, समझ भी ज़्यादा सकेंगे। भले हमें यहाँ पे केवल 3 शब्दों की ज़रूरत है, आप अपना शब्द भंडार बढ़ाते रहें। आँख का होता है नयन, नेत्र, लोचन। ये दूसरा है हमारा राजा। राजा को नृप कहा जाता है, नृप। तो लिखना भी आना चाहिए। वर्तनी अगर गलत है तो आपको ग्रामर है इसमें अंक नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। भूपति, उसके बाद में है नृप, हो गया, भूपति हो गया। नृपति भी बोलते हैं, नरेश भी बोलते हैं। मैं 3 ही लिखूंगा, नरेश में नहीं लिखूंगा, नृपति लिखूंगा। नरेश भी राजा के लिए ही कहा जाता है, तो मैं मुख्य रूप से 3 ही लिखूंगा। उसके बाद है आकाश। तीसरा शब्द है हमारा आकाश। गगन, अंबर, नभ। तो आकाश को गगन भी कह सकते हैं, अंबर और नभ भी कहा जाता है। एक आसान सा शब्द हमने छोड़ दिया, आसमान भी कहा जाता है। आसमान आपको पता ही है, लेकिन हम 3 ही लिख रहे हैं। आग, आग, आग को ज्वाला। उसके बाद अग्नि, आधा ग, अग्नि, पावक। अनल भी होता है, लेकिन हम 3 ही लिखेंगे। अग्नि तो आपने सुना होगा, ये अग्नि नया शब्द नहीं है। ज्वाला, पावक, अग्नि,
इसके अलावा अनल जो शब्द है वो भी हम आग के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन 3 ही लिखवा रहे हैं तो इसीलिए 3 ही आपको करने हैं। अगला है कमल। कमल के फूल की बात आपको पता है, कमल एक फूल का नाम है। कमल, कमल को नीरज भी कहते हैं। नीरज, नीर मतलब पानी होता है और नीरज मतलब पानी में रहने वाला। नीरज और जलज ये जो है, यहाँ जलज दे रखा है, वारिज, एक तरह से देखा जाए तो ये जो कमल का फूल होता है वो पानी में होता है, तालाब में होता है, झीलों में आपने देखा होगा। तो इसके जो जितने भी पर्यायवाची नाम हैं वो पानी से ही संबंधित हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो नीर है पानी के लिए ही कहा जाता है, नीरज मतलब पानी में रहने वाला। तो यहाँ कमल के फूल की बात की गई, नीरज। जलज, जल भी पानी के लिए ही कहा जाता है, जल में रहने वाला जलज। वारी भी पानी के लिए ही शब्द है, वारी से वारिज बन गए, तो पानी में रहने। और एक और है पंकज, जो जहाँ पे कहते हैं जहाँ कमल के फूल खिलते हैं वो कीचड़ वाला स्थान होता है, तालाब होता है, झील होता है, तो पंख का अर्थ कीचड़ होता है, तो पंकज भी कहा जाता है। और बाकी तो सब एक तरह से देखा जाए तो ये पानी वाले स्थान के लिए ही बनाया है। नीर पानी के लिए होता है, नीरज। जल पानी के लिए होता है, आपको पता ही है, जलज। और वारी भी पानी के लिए ही होता है, तो वारिज। नीरज, जलज, वारिज, ये सब पानी में उगने के कारण कमल के फूल का पर्यायवाची है। और मैंने बताया तालाबों में कीचड़ भी होता है, तो पंकज भी कहा जाता है। पंख का अर्थ कीचड़ होता है और पंकज का मतलब कीचड़ में उगने वाला, लगने वाला कमल। तो ये सब याद करने का तरीका है। इससे हमें, अगर हम इनको पानी से जोड़ दें तो कमल वाला भी हमें आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं, अगले शब्द है पृथ्वी। हमारा अगला शब्द है छठा, पृथ्वी। छठा है पृथ्वी। पृथ्वी का है धरा, भूमि। पृथ्वी को धरा कहते हैं, भूमि भी कहा जाता है, भूमि। और वसुधा, वसुधा, वसुंधरा, वसुधा, वसुंधरा, धरा, भूमि। तो ये है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। धरा, धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि, धरती, वसुंधरा, वसुधा। तो ये सब हमें याद करने हैं। अगला है बादल। बादल के भी बहुत है पर्यायवाची, तो सातवां है हमारा बादल। बादल, बादल का है मेघ। मेघ आपने नहीं तो सुना है। जलधर, क्योंकि बादलों में जो जल है वो रहता है, इसलिए इसे जलधर भी कहते हैं। जल पानी के लिए आता है, जलधर। और जलद, जलद, जलद भी कहा जाता है। तो ये था हमारा पर्यायवाची। एक बार इसको दोहरा लें मिटाने से पहले। तो अभी हमने क्या किया, आँख का पढ़ा था। आँख का, आँख जो शब्द है उसका पर्यायवाची है नयन, नेत्र, लोचन। राजा का है पर्यायवाची नृप, भूपति, नृपति। आकाश का होता है गगन, अंबर, नभ। आग का है ज्वाला, अग्नि, पावक। कमल, नीरज, जलज, वारिज। पृथ्वी का है धरा, भूमि, वसुधा। और बादल का है मेघ, जलधर, जलद। तो ये था हमारा
कुछ हम अपने 8वें आगे चलते हैं, और भी हैं, तो इसे लिख करके याद करिएगा, तभी ये हमें आसानी से याद होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब मैं अपने 8वें शब्द पे चल रहा हूँ। हमारा 8वां है पानी। पानी का पर्यायवाची है नीर। जिन बच्चों ने रेलगाड़ी से यात्रा की है तो रेलवे अपना एक पानी देता है, वो रेल नीर के नाम से मशहूर है। तो नीर का अर्थ क्या होता है? पानी या जल। तो आपने ज़रूर ये शब्द सुना होगा, नीर, रेल नीर। स्टेशन में जो बोतल में पानी बिकता है रेलवे की तरफ से, उसे रेल नीर कहा जाता है, कभी ध्यान दीजिएगा। तो नीर जल, जल तो एकदम सामान्य शब्द है। और वारी, इसे वारी भी कहा जाता है, र में छोटी ई की मात्रा, वारी। 9वां है गणेश। गणेश, गणेश का नाम है गजानन। गजानन, गणेश जी का एक नाम गजानन भी है। गणपति, ये आपने तो सुन रखा है, गणपति। और विनायक, विनायक। तो ये विनायक। आगे चलते हैं। फूल, फूल का तो बहुत सारे हैं, लिख करके ही याद करना है। फूल का पहले सबसे सरल शब्द होता है फूल। फूल का हो गया सुमन। सुमन। प्रसून्न, प्रसून्न, प्रसून्न। पुष्प, सुमन, प्रसून्न, पुष्प। कुसुम भी आपने सुना होगा, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून्न। तो हम 3 ही लिख रहे हैं और 3 याद कर रहे हैं। अगला है पहाड़। 11वां है हमारा पहाड़। पहाड़ का शैल, गिरी, और पर्वत। पर्वत तो आपने सुन रखा है। गिरी और शैल, नग भी कहा जाता है, पहाड़ को नग भी कहा जाता है, शैल भी कहा जाता है, गिरी भी, और पर्वत तो आपको पता ही है। अगला है हमारा पुत्र और पुत्री। इसे हम लोग आज कर लेते हैं 12वां और 13वां। ये पुत्र और पुत्री, काफी इसमें समानता है। तो पुत्र को सुत कहा जाता है, सुत, और पुत्री को सुता। मैं दोनों को साथ साथ इसीलिए करा रहा हूं कि ये मिलते जुलते शब्द हैं। सुत पुत्र को, सुता पुत्री को, तनय पुत्र को, और तनया पुत्री को। पुत्र को बेटा भी कहते हैं, आपको पता है, बेटा, और इधर बेटी। तो ये था, हम कहेंगे पुत्र का है सुत, तनय बेटा, पुत्री का सुता, तनया बेटी। ये साथ साथ याद करेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्दों का आज का आपको मैं गृह कार्य दे देता हूँ। आपको जो मैंने अभी पर्यायवाची लिखवाए हैं 12-13, इन सबको आप लिख करके याद करेंगे, तभी ये लंबे समय तक याद रहता। और शेष हम अभी और भी
बहुत से पर्यायवाची हैं, उन्हें हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।